हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, CUET देने के बाद अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है CUET एग्ज़ाम देने के बाद तो कितने प्रोसेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं आया है, लेकिन एक एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग हुई है 3 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखी हैं, तो वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब ऑफिशियल प्रोसीजर आ जाएगा तो हर एक चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अब सबसे पहली बात यह आती है कि यार हमने CUET दे दिया, अब हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा। तो यार पहला स्टेप ये होगा कि आपको एक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस पोर्टल का नाम होगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब ये जो वर्ड है आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये जो फ्रेज़ है आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा ये वर्ड, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता DU के अंदर। तो जो पहला स्टेप है कि यार हमने CUET दे दिया, अब हमको अलग अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है, यहीं इसी पोर्टल पर आपको हर एक कॉलेज का फॉर्म भरना है। मतलब ये एक ही फॉर्म है जिसमें हर एक कॉलेज के लिए अप्लाई हो जाता है। सिर्फ एक सेंट स्टीफन और एक जीसस मैरी कॉलेज होता है जहाँ पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे वो हंसराज हो, रामजस हो, हिंदू कॉलेज हो, मिरांडा हाउस हो, दौलत राम हो, श्री वेंकटेश्वर हो, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हो, कोई सा भी कॉलेज हो, उसके लिए एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक ही बार आपको पेमेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, जो इस बार होगी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे। और ये पोर्टल बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में ही आपको इस पोर्टल की जानकारी और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितने स्टेप्स रहेंगे। तो टोटल मेनली 3 स्टेप्स रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। पहला स्टेप जो होगा वो वही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया, कि आपको CSAS एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। CSAS पे जाकर, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे जाकर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपने रिलेवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपने अपलोड करने पड़ेंगे। और मान लो अगर आप ECA कोटा या स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी इस पोर्टल पे करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, उसकी आपको फ़ीस भी भरनी पड़ेगी और उस रजिस्ट्रेशन में आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस के अंदर आपको जो है अपने प्रोग्राम और कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। कहाँ पर? इसी CSAS वाले पोर्टल पर। और ये जो फेज़ है, सेकंड फेज़ जो होगा वो स्टार्ट होगा जब आपका CUET का रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो NTA CUET के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, फ़िलहाल जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं CUET के। तो जब इन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा CUET का, उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड फेज़ शुरू होगा एडमिशन का। इस सेकंड फेज़ के अंदर आपको एक्चुअल में करना क्या है ये समझिए। आपको अपने कॉलेजेस प्लस कोर्सेज़ का प्रेफरेंस देना है ऑनलाइन CSAS वाले पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर आपने फ़र्स्ट फेज़ में रजिस्ट्रेशन किया है। इसी पोर्टल पर लॉगिन करके आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना है, कोर्सेज़ का प्रेफरेंस देना है। अब प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है ये समझिए। मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन ख़रीदने गए और आपका प्रेफरेंस है कि यार आपको 12/256 वाला वेरिएंट वाला मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, लेकिन उस शॉप के ऊपर 6 128 वेरिएंट अवेलेबल है। तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी 12/256, सेकंड प्रेफरेंस थी आपकी 6 128। तो इसी तरह से आपको अपने प्रेफरेंस, यानी कि मान लीजिए आप शॉप पे गए, कोई मिठाई लेने गए, एक पर्टिकुलर टेस्ट की मिठाई आपको नहीं मिली तो आपने सेकंड प्रेफरेंस की सेकंड टेस्ट की मिठाई ले ली। तो इसी तरह से आपको अपने कोर्स और कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना पड़ेगा इस सेकंड फेज़ में। मान लीजिए आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका पहला प्रेफरेंस ये है कि यार मुझे DU में रामजस कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए। अगर नहीं मिलता तो यार सेकंड प्रेफरेंस मेरा ये है कि मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जब आप फॉर्म भरोगे सेकंड फेज़ का, तो इसमें आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस
और कोर्सेज़ के प्रेफरेंस ऐड करने पड़ेंगे। और इसमें आप जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस आप कर सकते हो वो आपको करना ही है, सो दैट आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाए एडमिशन होने की। ठीक है, मान लो अगर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपका दूसरा ऑप्शन है कि चलो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ तो मैं बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लूँगा, तो इसका भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मान लो आपने शुरू के 3 प्रेफरेंस रखे, रामजस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिंदू बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और लेट्स से हंसराज बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। फिर चौथे नंबर पर आपको रख दिया चलो इनमें से भी नहीं आया तो चौथे नंबर में रामजस बीए प्रोग्राम रख देता हूँ, 5वें में रख देता हूँ हिंदू कॉलेज बीए प्रोग्राम। इसी तरह से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस रखना है कॉलेजेस का और कोर्स का। और ये सेकंड फेज़ कब स्टार्ट होगा, जब आपका CUET का रिज़ल्ट आ जाएगा। आप प्रेफरेंस ऐड करोगे और उसी पोर्टल पर आपको उसको सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस ऐड कर दिया लेकिन फाइनल सबमिट करना आप भूल गए, तो जो लास्ट प्रेफरेंस आपने सेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये सेकंड फेज़ है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में एज आई सेड कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस भरनी है नॉन रिफंडेबल, और फिर सेकंड फेज़ शुरू होगा आपका CUET के रिज़ल्ट आने के बाद। ऑल राइट, इसके बाद बारी आती है हमारी थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ में एक्चुअल में आपका सीट अलोकेशन का प्रोसीजर शुरू होता है। थर्ड फेज़ में क्या होता है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। अब आपने जो प्रेफरेंस सेट करे होंगे ऊपर, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लस आपके CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग प्लस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करी जाएगी इस थर्ड वाले राउंड में, थर्ड प्रोसेस में। अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बिगिन, दिस फेज़ विल हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट एंड एडमिशन। अब देखिए थर्ड फेज़ के अंदर मल्टीपल राउंड्स होंगे। अब देखिए पहले राउंड में तो सभी को सीट अलॉट नहीं होगी, ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत सारे राउंड्स इसके होते हैं। तो इसी तरह से इसमें कहा गया है कि इस फेज़ के अंदर मल्टीपल राउंड्स होंगे। अ कैंडिडेट विल हैव टू चेक द सीट एंड कॉलेज अलॉटमेंट टू हर ऑन द कॉमन एडमिशन पोर्टल। जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट फेज़ में, जिस पोर्टल से आपने सेकंड फेज़ में प्रेफरेंस ऐड किए थे, उसी सेम पोर्टल में आपको रिज़ल्ट आएगा आपकी सीट अलॉटमेंट का। वहीं पर लॉगिन करके आपको चेक करना है कि क्या मुझे सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अब एज आई सेड कि थर्ड फेज़ में बहुत सारे राउंड्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में हो सकता है थर्ड राउंड में हो। वो डिपेंड करता है कि आपके CUET का स्कोर कितना है, वो डिपेंड करता है कि आपने कॉम्बिनेशन कितने चूज़ करे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा यहाँ पे जब आपका थर्ड फेज़ शुरू होगा, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपको क्या करना है वो समझते हैं अब हम। व्हाट हैपन, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट हैपन आफ्टर अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट। तो हम थर्ड राउंड में आ गए हैं। मान लो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, वंस सीट हैव बीन अलोकेटेड टू अ कैंडिडेट दे मस्ट एक्सेप्ट इट। आपके पोर्टल के ऊपर शो होगा कि आपको ये कॉलेज और ये कोर्स मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफिक टाइम। अब मान लो लेट्स से कि यार फर्स्ट राउंड का फेज़ 3 का जो फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट है मान लो 5 सितंबर को आया, लेट्स से 5 तारीख को आया, तो वो लोग एक टाइम लिमिट रखते हैं कि यार 5 से 7 तारीख तक जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उनको 5 से 7 तारीख तक ही उसको एक्सेप्ट करना है। 8 तारीख हो गई तो वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइम फ्रेम रखती है यूनिवर्सिटी हर राउंड के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि वंस द सीट हैव बीन अलोकेटेड टू कैंडिडेट दे मस्ट एक्सेप्ट इट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। प्रोविजंस फॉर एक्सेप्टेंस विल ओनली बी वैलिड टू द राउंड इन विच दे हैव बीन ऑफर्ड अ सीट। यानी कि जिस राउंड में सीट अलॉट हुई है सिर्फ उसी राउंड के लिए आपको वो सीट अलॉट होगी, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Once the candidate has accepted the provisional allocation, the university will check the application eligibility and verify documents. During this process, college may raise a query to the candidate for further clarification. अब इस पॉइंट को समझिए। अब आपको किसी राउंड में सीट अलॉट हो गई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट जब आप करते हो उस सीट को, तो फिर क्या होगा, जिस कॉलेज में आपको कोर्स अलॉट हुआ होगा वो पर्टिकुलर कॉलेज आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करेगा। जो फर्स्ट फेज़ में आपने रजिस्ट्रेशन किया था DU पोर्टल पर, उसमें जो आपने डिटेल डाली थी, जो डॉक्यूमेंट्स डाले थे, वो उसको वेरीफाई करेगा।
अगर कॉलेज को लगता है कि यार आपने 12th की मार्कशीट ब्लर अपलोड करी है, आपने ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी का ओबीसी का ये ब्लर अपलोड किया है, तो आपसे वो क्वेरी भी रेस कर सकता है और दोबारा से रीसबमिशन के लिए मांग सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं वो तो दोबारा से रीसबमिशन के लिए नहीं मांगेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा अगर मान लो कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है और कॉलेज वाले ने आपसे कहा कि ठीक करो, लेकिन आपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको ठीक नहीं करा, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। वंस द अप्रूवल इज़ ग्रांटेड, मान लो आपका एडमिशन अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए। और ये फ़ीस पेमेंट भी अगेन आई सेड कि मान लो 5 तारीख को रिज़ल्ट आया तो 4-5 दिन आपके होंगे 9 तारीख तक। ठीक है। इसमें 5 और 9 तारीख में से हम बात करते हैं कि मान लो 7 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद 9 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। इस तरह से कुछ रूल आएगा, वो जब प्रोस्पेक्टस आएगा, डिटेल शेड्यूल आएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। मान लो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ तो क्या करना है, अभी वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा वेट करें। अच्छा, रिजेक्शन किस किस केसेस में होगा वो भी आप समझ लीजिए। द प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट इन अ पर्टिकुलर राउंड कैन बी कैंसिल इफ़ अ स्टूडेंट। तो भाई किन किन कंडीशन में आपका जो सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो सकती है, वो समझिए। अगर आपने उस पर्टिकुलर राउंड में उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करा तो भाई वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। या फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने फ़ीस नहीं भरी तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर आप मान लो आपने अप्लाई कर दिया, फिर कॉलेज वालों ने कहा कि यार आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसको ठीक करो, या तो हमको इसको मेल करो या ऑनलाइन पोर्टल में ही उसको दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया। आपने वो चीज़ नहीं करी तो भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने कोई गलत जानकारी प्रोवाइड करी उन कॉलेज वालों को तो आपको ऑब्वियस सी बात है एडमिशन रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाए, उस केस में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को ठीक से समझिए। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि यार कितने राउंड्स होंगे सीट अलॉटमेंट के। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि यार फेज़ 3 में जब सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू होगा तो उसमें मल्टीपल राउंड्स होंगे, तो एक्चुअल में कितने राउंड होंगे वो भी डिसाइड नहीं है। वो डिपेंड करता है कि यार कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी हर एक राउंड के बाद। अच्छा, हर एक राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा। मान लो फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आता है तो सेकंड राउंड शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी ये बताएगी कि यार किस कॉलेज में किस कोर्स में कितने प्रेफरेंस खाली हैं, कितनी सीट्स खाली हैं, सॉरी। तो वो हर राउंड से पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो एग्जैक्ट राउंड अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कितने होंगे। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितने एडमिशन कैंसिल हुआ या विड्रॉल हुआ, उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी आपसे डिस्कस करने को बोल रहे थे वो ये है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आफ्टर द completion ऑफ एन अलॉटमेंट राउंड एंड द opening of the next round, a candidate who have already secured admission will have the opportunity to either freeze admission or remain open to an upgrade। इस पॉइंट का मतलब समझिए। मान लीजिए कि पहले कॉलेज में आपको, जो मैंने आईफोन वाला एग्जांपल दिया था या मोबाइल फ़ोन वाला एग्जांपल दिया था, कि आपको 6128 वेरिएंट मिला, चलो आपने इसमें एडमिशन ले लिया। अब नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ कि आपको अगर आपका बेस्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट होने के चांसेस होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ये समझिए। मान लीजिए कि आपको 6128 वाला वेरिएंट मिल गया, आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस मिलता है तो आपके पास, आप एडमिशन जब लोगे उस पर्टिकुलर राउंड में, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले राउंड में आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस अलॉट हो सकता है। मतलब कि आप जो मान लो हंसराज कॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला था, लेकिन आपका प्रेफरेंस था हिंदू कॉलेज, तो आपने हंसराज में एडमिशन ले लिया, सिक्योर करवा लिया, लेकिन आपने अपनी सीट को फ्रीज़ नहीं करा क्योंकि आपको उम्मीद थी कि यार नेक्स्ट राउंड में मुझे हिंदू कॉलेज मिल सकता है। तो वो चीज़ भी आपकी इसमें ओपन रहेगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो रही है, उस राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आप फ्रीज़ मत करना उसको। अगर आप फ्रीज़ कर दोगे उस सीट को तो भाई नेक्स्ट राउंड में आपको हायर प्रेफरेंस अलॉट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड कर देते हो उस सीट को तो नेक्स्ट राउंड में हायर प्रेफरेंस अलॉट हो सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि मान लो आपको पहले ही राउंड में हायर प्रेफरेंस अलॉट हो गया नंबर 1 का, मतलब आपको पहले ही राउंड में वो कोर्स वो कॉलेज मिल गया जो आप चाहते थे नंबर 1 पे,
तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते अपकमिंग राउंड्स में। ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि यार मान लो मैंने फ़ेज़ 2 के अंदर जब रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग का, जो मैंने प्रेफरेंस दिए थे उसके अंदर मैंने जो नंबर 1 प्रेफरेंस दिया था वो हिंदू कॉलेज दिया था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और जब रिज़ल्ट आया काउंसलिंग का उसमें पहले ही राउंड में मुझे ये सीट मिल गई, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसको मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। अब अपग्रेड करूँगा कैसे मैं, बिकॉज इसके ऊपर तो मेरा टेस्ट है ही नहीं, इससे ऊपर तो मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। तो वो प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि यार मुझे सेकंड प्रेफरेंस दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड तब होगा जब आपका जो रेगुलर राउंड है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भी सीट्स बचती हैं तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कहा जा रहा है वो समझिए। मान लीजिए आपने फ़र्स्ट फेज़ में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, क्या आपको सीट अलॉटमेंट में मौका मिलेगा? DU बोल रहा है हाँ जी मिलेगा। एक मिड एंट्री वर्ड करके एक अनाउंसमेंट लेकर आएगा DU, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ़ेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा, यानी कि जो सबसे पहले हमने बात करी थी कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपको मिड राउंड के बीच में बुलाया जा सकता है। हाँ जी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपये की फ़ीस दो, आप आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप प्रेफरेंस दे दो अपना कॉलेज का कोर्स का। लेकिन जो बच्चे इस मिड एंट्री के थ्रू आएंगे उन बच्चों को सेकंड प्रेफरेंस में कंसिडर करा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी पहले जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज़ में करके आए हुए हैं। ठीक है, ये ऑल्दो इसके ऊपर हम अभी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस आएगा तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यही दोस्तों कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल एडमिशन प्रोसीजर मैंने डिस्कस करा। ऑल्दो हर एक चीज़ मैंने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करी है, बिकॉज ऑफिशियल जब प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। ठीक है, इस प्रोसीजर से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स के थ्रू हमने आपको ये चीज़ें सारी डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वारीज़ हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू आउट एडमिशन प्रोसीजर आती रहेंगी वो मैं आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।